हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बीपीएससी में। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा साइंस के बायोलॉजी का सेकंड क्लास है। कल हमने एक वीडियो डाला था, क्लास फर्स्ट था, जिसमें हम लोगों ने कोशिका के बहुत बेसिक जानकारी के बारे में जो उसमें समझा था कि कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका क्या होती है। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग इस क्लास में हम लोग असली कोशिका की संरचना के बारे में, मतलब कोशिका कहिए तो इम्पोर्टेंट क्लास आज से शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से शायरी के साथ कि माँ तेरी हर एक आंसू को मोती सा चमकाऊंगी, माँ तेरी हर एक आंसू को मोती सा चमकाऊंगी, थोड़ा सा और सब्र कर ले, मैं जीत कर ही आऊँगी। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं इस शायरी के साथ। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा जीत का इंतज़ार किसको रहता है? माँ बाप को। क्योंकि हमारी उम्र बढ़ते जा रही है, ढलते जा रही है, माँ बाप की उम्र, उनका उम्र कम होते जा रहा है और उनको लगता है कि और हम हर बच्चे का ये सपना होता है कि अपने माँ बाप को हर खुशी दे पाए, है कि नहीं? तो सब लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत करता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबको करना भी चाहिए। देखिए, कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो संरचना मतलब होता है कि कोशिका कैसे बनी होती है, किस तरह की उसकी आंतरिक संरचना होती है। तो देखिए, अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब उसको देखा गया तो उसके 3 सतह पाए गए। ठीक, तो उसको 3 भागों में बांटा गया। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक, बीच वाला भाग केंद्रक और अंदर कोशिका द्रव्य और अंदर का भाग केंद्रक। बाहर वाला भाग को बोला गया कोशिका झिल्ली, उसके मध्य वाले भाग को कोशिका द्रव्य और सबसे केंद्र वाले भाग को केंद्रक कहा गया। यानी कि इधर ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक ये कोशिका है, इसमें 3 लेयर हम लोग बना लेंगे, 3 लेयर बना लेंगे। ठीक, चलिए इधर एक सेकेंड ऐसे। अब इधर ध्यान से देखिए, देखिए ये जो आपको लेयर दिख रही है ये है कोशिका झिल्ली, सबसे बाहरी लेयर कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके जो अंदर थोड़ा सा ये पतली झिल्ली होती है, एकदम पतली चमकीली झिल्ली होती है और इसके अंदर कुछ लिक्विड पदार्थ भरे रहते हैं, कुछ द्रव पदार्थ और कुछ ठोस कण भी ऐसे तैरते रहते हैं। ठीक, इस भाग को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जो अंदर वाला भाग गाढ़ेनुमा भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। यानी कि कोशिका को 3 भागों में बांटा गया। इसकी संरचना को कितने भागों में बांट के समझा जा रहा है? 3 भागों में। बाहर वाले भाग को कोशिका झिल्ली, अंदर वाला भाग मध्य वाला जो थोड़ा सा द्रव और कुछ ठोस कण भी उसमें तैरते रहते हैं, इसको हम लोगों ने उसको कोशिका द्रव्य बोला गया। और जो केंद्र में एक गाढ़ा भाग होता है उसको हम लोग क्या बोले? केंद्रक। आई बात समझ में? तो 3 तरीके से कोशिका को बांटा गया। एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली एकदम पतली मुलायम झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? एकदम पतली मुलायम झिल्ली होती है। कोशिका के बाहर एक पतली मुलायम झिल्ली होती है। जैसे आप लोग प्याज कभी छीले होंगे तो प्याज के ऊपर जो सफ़ेद कलर का एक झिल्ली जैसा होता है ना, जिसको बहुत छलकता है, चमकता भी है, छलकता भी है, वाइट कलर का, तो वैसे ही पतली कोशिका के ऊपर झिल्ली होती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कोशिका झिल्ली की अगर विशेषता की बात करें तो कोशिका झिल्ली वो कोशिका के बाहर एक पतली चमकीली पतली सी एकदम झिल्ली होती है। ठीक, ये झिल्ली अर्धपारागम्य और चयनात्मक होती है। अर्धपारागम्य कहने का मतलब है कि इस कोशिका झिल्ली से बाहर के कुछ ही पदार्थ अंदर जा पाते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जा पाते। यानी कि अर्धपारागम्य होती है, आधे को जाने देती है, आधे को नहीं जाने देती है। आई बात समझ में? इसीलिए इसको बोलते हैं अर्धपारागम्य। ऐसा नहीं है कि बाहर का सारा पदार्थ कोशिका के अंदर चला जाएगा और अंदर का सारा पदार्थ बाहर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोशिका आधे ही कुछ को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती है, इसीलिए कहते हैं इसको अर्ध पारागम्य। एक तरीके से तो कहिए तो ये घर के जो बाहर गार्ड लगे रहते हैं, गार्ड की तरह काम करती है। गार्ड कैसे जांचते हैं कि किसको अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना है। ठीक, वैसे ही ये भी कोशिका झिल्ली भी सबको तो नहीं अंदर आने देते हैं, पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, तब तो अंदर आने देते हैं। ठीक, वैसे ही कोशिका झिल्ली भी कुछ को जाने देती है, जो जरूरत की चीज़ें होती है उसको जाने देती है, बाकी को रोक के रख देती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये अर्धपारागम्य होती है। और चयनात्मक मतलब कि चयन करती है कि कौन कोशिका के लिए जरूरी है, जो जरूरी होगा उसी को भेजती है और जो हानिकारक है उसको रोक के रख देती है। यानी कि जो चूज करती है, चयन करती है किसको अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना है। जैसे गार्ड कैसे करते हैं,
चूज करते हैं, चयन करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति घर का है, सदस्य है तो इसको अंदर जाने देंगे, या रिश्तेदारी का है तो अंदर जाने देंगे, जो नहीं है उसको नहीं जाने। ऐसा थोड़ा ना कि जो भी आएगा मिलने सबको जो है अंदर भेज देगा, नहीं। तो वो जांचता है, परखता है। तो उसी तरीके से कोशिका झिल्ली भी चयन करती है कि किस पदार्थ को कोशिका के अंदर भेजे, किसको नहीं भेजे। तो इसीलिए कहते हैं कि कोशिका झिल्ली अर्धपारागम्य तथा चयनात्मक होती है। उसके बाद है कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड यानी कि वसा और प्रोटीन की बनी होती है। आई बात समझ में? लिपिड मतलब कि वसा और प्रोटीन की बनी होती है। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें अस्थूलन नहीं पाया जाता। अस्थूलन करने का मतलब है कि बीच बीच में गांठ जैसा, ऐसे गांठ जैसा, ऐसे गांठ जैसा नहीं पाया जाता है। इसमें अस्थूलन नहीं पाया जाता है, इसमें गांठ नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली से हमें 4 पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट कि ये कोशिका के बाहर एक पतली मुलायम झिल्ली होती है। दूसरा, ये अर्धपारागम्य तथा चयनात्मक झिल्ली होती है। तीसरा, ये जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और चौथा, इसमें अस्थूलन नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में? आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इसका कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है। तो कार्य में तो पहला कार्य बताइए दिए कि ये चयन करती है, यानी कि कोशिका के अंदर तथा बाहर आने जाने वाले पदार्थों को आवागमन पर नियंत्रण रखती है। तो पहला इसका कार्य है कि कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन पर क्या करती है? नियंत्रण करती है कोशिका झिल्ली। तो क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में कि कौन जो है कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है? तो कोशिका झिल्ली, क्योंकि यही तो है अर्धपारागम्य और चयनात्मक, चयन करने वाली। दूसरा इसका कार्य क्या है कि ये कोशिका को जो है यांत्रिक सहारा देती है। ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है, यांत्रिक सहारा देती है। आई बात समझ में? और ये कोशिका जो होती है ना, कोशिका झिल्ली, ये सिलिया फ्लैजिला जो अमीबा पर पतले पतले बाल की तरह जो संरचना होती है जिससे वो प्रचलन करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, उससे उस सिलिया और त्वचा के ऊपर जो सिलिया फ्लैजिला छोटे छोटे बाल रोम जैसे उगते हैं, उसको सिलिया बोलते हैं, फ्लैजिला। उसके निर्माण में अगर आप लोग पैरामीशियम का फिगर देखे होंगे तो पैरामीशियम के जो चप्पल के आकार का होता है उसके ऊपर ऐसे पतले 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 रोम पाए जाते हैं, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं या सिलिया बोलते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में भी मदद करती है। तो कितने कार्य याद रखना है? पहला, तो ये कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है। दूसरा, कि ये कोशिका में जो है सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में मदद करती है। आई बात समझ में? यानी कि ये पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करती है, सिलिया फ्लैजिला आदि के निर्माण में मदद करती है, और ये कोशिका को यांत्रिक सहारा, निश्चित आकार देती है। आई बात समझ में? तो कोशिका झिल्ली की विशेषता देखिए, कोशिका झिल्ली से अगर कहीं किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है, पूछेगा ही क्या, इसमें इतना है ही, बस इतना ही खास है इसमें। तो इसको याद रखना है कि ये क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके कार्य है। आई बात समझ में? तो विशेषता में 3, कार्य में 3 को आप लोगों को ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो पढ़ना तो चाहिए हम लोग को कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका द्रव्य। लेकिन एक पॉइंट आता है दोस्तों कि कोशिका होते हैं, जो एक जंतु कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होते हैं। लास्ट में हम दोनों में अंतर पढ़ेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होते हैं। तो जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका की जो ऊपर कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मोटी कठोर आवरण होती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है, मोटा और कठोर निर्जीव आवरण होता है। ये एक और आवरण पाया जाता है केवल पादप कोशिका में, जंतुओं में नहीं, केवल पादप कोशिका में। कोशिका झिल्ली भी रहती है और झिल्ली के ऊपर एक कठोर आवरण भी होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो पादप कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति एक कठोर आवरण होती है। तो पहले हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। तो पहली विशेषता इसकी ये है कि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरी विशेषता ये है कि जैसे कोशिका झिल्ली अर्धचयनात्मक थी, ये जो है वो ये अर्धपारागम्य तथा चयनात्मक थी, लेकिन ये पारागम्य होता है, अर्धपारागम्य नहीं, पारागम्य होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि कोशिका भित्ति पारागम्य होता है, अर्धपारागम्य नहीं बल्कि पारागम्य होता है। यह हम लिखे भी हैं, देखिए, पादप कोशिका के चारों तरफ एक कठोर आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पारागम्य होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली अर्धपारागम्य था, लेकिन कोशिका भित्ति पारागम्य होता है। इसको ध्यान रखना है। इससे हम लोग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर भी बता सकते हैं।
अगला है कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी थी, जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक एक कठोर कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेड़ पौधों की। सेलुलोज नाम के एक कठोर कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, उसकी बनी होती है कौन? कोशिका भित्ति। यानी कि किसकी बनी होती है? सेलुलोज नामक कठोर कार्बोहाइड्रेट की। ये सेलुलोज कठोर होता है, काफ़ी जटिल होता है, इसीलिए यह कोशिका भित्ति कठोर तथा निर्जीव हो जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका भित्ति निर्जीव तथा कठोर क्यों होती है? क्योंकि वो सेलुलोज नामक कठोर कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसकी वजह से वो निर्जीव और कठोर हो जाती है। आई बात समझ में? अगले इसकी विशेषता क्या है कि ये इसमें अस्थूलन पाया जाता है। इसमें गांठे कहीं कहीं पे ऐसे गांठे अस्थूलन ऐसे पाया जाता है, जबकि इसमें कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता था, लेकिन कोशिका भित्ति में अस्थूलन पाया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधे के जो बाहरी भाग होता है उसमें कहीं कहीं गांठ जैसे उबड़ खाबड़ जैसे रहते हैं। इसका मतलब है कि वो कोशिका भित्ति के द्वारा निर्मित हुए हैं, निर्जीव रहते हैं, तो वो कोशिका भित्ति के बने रहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की कुछ खास विशेषता। अगर कोशिका भित्ति की कार्य की बात करें, कोशिका भित्ति कार्य क्या करती है, तो सबसे पहला कार्य है कि यह कोशिका जो झिल्ली होती है, देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, कोशिका झिल्ली को सूखने से बचाती है। मतलब कि सारा दर्द अपने आप सह लेती है और कोशिका झिल्ली तक दर्द पहुंचने ही नहीं देती है। एक तरीके से कहिए तो हमारे माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो ऐसे ही होते हैं, एक कठोर आवरण की तरह रहते हैं, सारे के सारे मुसीबत अपने पर झेल लेते हैं, बच्चे तक पता ही नहीं चलता है कि कोई मुसीबत भी आई थी। ठीक वैसे ही कोशिका भित्ति भी कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, उसको सूखने से बचाता है, पहला इसका कार्य है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका झिल्ली को सूखने से कौन बचाता है? पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली को सूखने से कौन बचाता है? तो वो बचाता है कोशिका भित्ति। जरा सोचिए कि आखिर ये मनुष्य में मानव जो है जीव क्या बोलते हैं जंतु कोशिका में क्यों नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति? क्योंकि देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे को हर मौसम में बाहर ही रहना है, किसी भी प्रकार की उनकी कोई सुविधा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो है ठंडा लग रहा है ज़्यादा तो हम लोग हीटर चला के जो है घर में रहते हैं, या ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पंखा चला लेते हैं। ऐसी सुविधा पेड़ पौधों के पास नहीं। तो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में कड़कती धूप में, एकदम कुलकुलाती ठंडी में, और जो है बारिश में भी उसको एक जगह ही खड़ा रहना होता है। तो उसको जो है उसकी शरीर कुछ ऐसी बन जाती है कठोर टाइप की कि उन चीज़ों का प्रभाव वो आसानी से झेल ले जाता है, और उसको झेलने के लिए क्या बना रहता है? कोशिका भित्ति। आई बात समझ में? और ये कोशिका भित्ति मनुष्य में या जीवों में इसलिए अनुपस्थित रहता है क्योंकि जीवों का जो शरीर मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है, और उनको उतना कुछ खास ऐसा कोई जो है पर्यावरणीय परिस्थिति को नहीं सहना पड़ता है, जबकि पेड़ पौधों को सहना होता है। तो इनके शरीर की बनावट, इनकी कोशिका की बनावट मनुष्य से काफ़ी अलग हो जाती है, थोड़े कुछ मामले में, जैसे कि कोशिका भित्ति के मामले में। तो कोशिका झिल्ली को सूखने से बचाता है। इसके अलावा कोशिका की रक्षा, सुरक्षा, दृढ़ता और निश्चित आकार भी देता है। कोशिका की रक्षा भी करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको कठोरता प्रदान करता है, उसके बाद उसको जो है निश्चित आकार भी देता है। आई बात समझ में? तो आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से रिलेट करके सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। ये जो हमने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, इसको आपको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का ये एक क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर कोशिका झिल्ली से, कोशिका भित्ति से कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो ये सारे जो है वो क्वेश्चन ही है जिसको हमने जो है टॉपिक वाइज करके लिख दिया है। आई बात समझ में? तो इससे ज़्यादा आपको कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति में कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो ये आप लोगों को जो है फिगर समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग को जो है कोशिका भित्ति भी समझ लिए, कोशिका झिल्ली भी समझ लिए। अगर आगे की तरफ बढ़ते तो आगे हम लोग को पढ़ना है कोशिका द्रव्य। इसको बताने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है। तो हम लिख सकते हैं पहला अंतर कि कोशिका झिल्ली मुलायम होती है, कोशिका भित्ति कठोर होता है। दूसरा अंतर कि कोशिका झिल्ली अर्ध पारागम्य होता है, कोशिका भित्ति पारागम्य होता है। तीसरा अंतर कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन, लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक कठोर कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। अगले अंतर क्या लिख देते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें अस्थूलन नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति में अस्थूलन पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु और पादप दोनों में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कितने बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि कोशिका भित्ति अगर पादप कोशिका में पाई जाती है इसका मतलब कोशिका झिल्ली नहीं होती है। अरे नहीं, कोशिका झिल्ली भी रहती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक कठोर आवरण होता है कोशिका भित्ति, क्योंकि झिल्ली का रहना जरूरी है हर कोशिकांग में।
अगर नहीं रहता, देखिए कोशिका झिल्ली नहीं रहने की वजह से ही वायरस इतना खतरनाक साबित होता है। वायरस पर कोशिका झिल्ली नहीं रहती है, वायरस की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं रहती है, इसीलिए वो अगर बाहरी वातावरण में रहते हैं तो वो निर्जीव की तरह रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव के संपर्क में आते हैं तो सजीव की कोशिका झिल्ली से संपर्क करके वो सारे अपने जो है गुणन करना शुरू करते हैं और सजीव की तरह कार्य करने लगते हैं। तो इसीलिए वायरस इतना खतरनाक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये निर्जीव है, यहाँ पे वायरस है, तो उसमें कोई गुणन वुणन नहीं होगा, उसकी संख्या वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने हाथ रख दिया, हमारे हाथ में चिपक गया, अब ये सजीव के संपर्क में आ गया, तो अब इसमें तेजी से गुणन होना शुरू हो जाएगा। तो यही वायरस इतना खतरनाक होता है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली अनुपस्थित रहती है। तो कोशिका झिल्ली का रहना काफ़ी जरूरी होता है। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कोशिका द्रव्य का, अंदर की तरफ आते हैं। तो कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। तरल, देखिए तरल और द्रव में अंतर होता है। कई को लोगों को लगता है कि तरल और द्रव्य दोनों एक ही चीज़ें, नहीं, तरल और द्रव्य में अंतर होता है। तरल में क्या, द्रव्य मतलब कि पूरी तरीके से लिक्विड रूप, लेकिन तरल में क्या होता है कि उसमें ठोस के भी कण रहेंगे, द्रव के भी कण रहेंगे, तो उसको तरल बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। द्रव्य पदार्थ, द्रव पदार्थ नहीं, ये तरल पदार्थ है क्योंकि इसमें द्रव भी रहते हैं और ठोस के कण भी रहते हैं। द्रव वाले भाग जो होते हैं वो लिक्विड भाग होते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, और जो ठोस वाले भाग होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, लगभग 13-14 को कोशिकांग इसके अंदर तैरते रहता है कोशिका द्रव्य में। तो देखिए अगर कोशिका द्रव्य की बात करें तो ये गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तरल पदार्थ। एक बार एग्जाम में ऐसे ही कोशिका द्रव्य से क्वेश्चन पूछा था, और एक छोटा सा पॉइंट जो काफ़ी दिमाग में नहीं चढ़ पाया था कि हाँ द्रव और तरल में क्या डिफरेंट होता है, और वहाँ पे जो है वो सवाल गलत हुआ, तब से दिमाग में ख्याल आ गया कि तरल और द्रव दोनों में अंतर होता है। तो कोशिका द्रव्य तरल है क्योंकि इसमें ठोस भी भाग पाए जाते हैं और द्रव वाले भाग भी पाए जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो ये कोशिका जो द्रव होते हैं वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भरे रहते हैं। कोशिका द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में भरे रहते हैं। तो कोशिका द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। इसमें कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इसमें रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ में जल, खनिज, लवण भी भरे रहते हैं। तो इसके कोशिका द्रव्य में कौन से कार्बनिक पदार्थ के रूप में रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक पदार्थ में जल, खनिज और लवण। कार्बनिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन के कण हो तो उसको कार्बनिक कहेंगे, जिसमें कार्बन के कण ना हो उसे अकार्बनिक कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को बनाने में कार्बन का उपयोग होता है, लेकिन जल, खनिज और लवण को बनाने में कार्बन का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अकार्बनिक, इसको बोलते हैं कार्बनिक। तो कोशिका द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी भरे रहते हैं, और साथ में कुछ ठोस के कण भी ऐसे तैरते रहते हैं जिसको कोशिकांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिकांग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, उसके बाद जो है क्रोमोसोम वगैरह जो है बहुत सारी जो है कोशिकाएं, क्रोमोसोम तो केंद्र के अंदर होता है, इसमें जो है लगभग 13 अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, बहुत सारे कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। हमको एक एक को बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक। तो कोशिका द्रव्य के बारे में कि कोशिका द्रव्य एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में भरा रहता है। इसमें बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भरे रहते हैं द्रव रूप में, और कुछ जो है ठोस कण भी तैरते रहते हैं जिसे कोशिकांग बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कोशिकांग कोशिका के किस भाग में मौजूद रहता है? तो कोशिका द्रव्य में। कोशिकांग कोशिका के किस भाग में मौजूद रहता है? तो कोशिका द्रव्य में। आई बात समझ में? तो इस तरीके से कोशिका द्रव्य से लेकर के कुछ पॉइंटें थी, इधर कोशिका झिल्ली से लेकर के कुछ पॉइंटें थी। आगे एक पॉइंट और हम लोग को समझना है दोस्तों, क्या हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। लगभग हमने जो है कोशिका झिल्ली के बारे में सब कुछ बता दिया है। कोशिका द्रव्य, एक शब्द आता है जीव द्रव्य। क्या आता है? जीव द्रव्य, जिसको हमने कल के क्लास में इसकी खोज बताया था कि किसने किया था? पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। देखिए कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो मतलब कोशिका सेल, सेल से साइटोप्लाज्म, जबकि जीव द्रव्यों को कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका जीव द्रव्य शब्द या प्रोटोप्लाज्म का खोज किए थे पुरकिंजे ने। फिर एक शुल्ज नामक वैज्ञानिक आए थे, शुल्ज, मैक्स शुल्ज। उन्होंने बताया था कि पूरा का पूरा कोशिका जो है वो जीव द्रव्यों का बना एक पिंड होता है। ये कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्या बात करते हैं दोस्तों कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं।
तो जो शुल्ज और क्या बोलते हैं पुरकिंजे ने जो बात बताए थे वो बिल्कुल सही था कि केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, इन सभी के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य बोला जाता है। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो भूलिएगा मत जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ऐसे भी कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली से केंद्र तक में जितने भी फैले रहते हैं वो सब जीव द्रव्य कहलाते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। आई बात समझ में? तो आई होप कि आप लोग को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और इसको जो है अपने कॉपी में नोट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से ही इसमें जो है एक एक वही पॉइंट इसमें दर्शाए गए हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में दिखेंगे। क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक होता है जो ये तो क्लास 10th के बच्चों के लिए भी हम जो है ऐसे फॉर्मेट में इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर कोई बच्चा क्लास 10th का एग्जाम दे रहा होगा या क्लास 9th का एग्जाम दे रहा होगा तो उसको जो है कोशिका झिल्ली की विशेषता और कार्य लिखने को आएगा तो वो आसानी से इसको लिख सकता है। उन बच्चों के लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए हम इस फॉर्मेट में ला रहे हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या जो है हम लोग भी, हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक अपना लिख लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन आया होगा। तो देखिए अगर जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आज टॉपिक पढ़े और आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बैंक होगा या क्वेश्चन होगा, आप उसको लगाइएगा, देखिएगा आपको कोशिका की संरचना से कितने क्वेश्चन बन पाए हैं, कितने नहीं बन पाए हैं। तो आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाइएगा। चलिए क्लास को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सभी प्रकार के कोशिकांग के बारे में शुरू करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जानेंगे, गोल्जी बॉडी जानेंगे, लवक जानेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग जो है अगले क्लास में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।